Hello, my lovely sisters out there. This is ARK representing ARK 9. Dear CS professional student, important aspects जी हाँ, stamp duty aspects related to merger and amalgamation, one of the most important topic रहता है। और बताऊं मजे की बात, क्वेश्चन आता ही है, सर आप क्या कर रहे हैं? अरे भाई, इन दिनों का जो क्लासेस है ना, वो पूरा का पूरा एग्जाम ओरिएंटेड है, समझो। सो बहुत ध्यान से सीखो इसको, कोई मिस्टेक मत करो। क्या देखो, आप समझो, हम लोग बात करने वाले हैं, जब हम बात करेंगे क्या, मर्जर एंड अमलगमेशन का। ध्यान सुनना, मर्जर एंड अमलगमेशन, मर्जर एंड अमलगमेशन, मर्जर एंड अमलगमेशन का। अब आप ये जानते हो ना बहुत अच्छे से, मर्जर अमलगमेशन में होने क्या वाला है, बात समझो। ट्रांसफर, ट्रांसफर किन चीजों का? एसेट्स का एंड लायबिलिटीज का, एसेट्स का एंड लायबिलिटीज का। ध्यान सुनना, एसेट्स का एंड लायबिलिटीज का। और यहां ना इस ट्रांसफर के अंदर ध्यान से सुनना, जो ये ट्रांजैक्शन होगा ट्रांसफर का, ये ऑफ कोर्स अट्रैक्ट करेगा क्या? इट अट्रैक्ट्स स्टैंप ड्यूटी। और मजे की बात बता दूं, स्टैंप ड्यूटी स्टडी नहीं है, सॉरी, स्टैंप ड्यूटी, स्टैंप ड्यूटी क्या ट्रैक करेगा? स्टैम्प ड्यूटी। ध्यान सुनिएगा, स्टैम्प ड्यूटी ट्रैक करेगा। ऑलराइट सर, इसका पहले तो हम समझेंगे प्रोविजन क्या है, फिर इसके अंदर हम समझेंगे इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड क्या है, इसके बाद हम लोग समझेंगे कि केस लॉस की रेफरेंसेस से क्या क्या जजमेंट रहे स्टैम्प ड्यूटी के बारे में। सो बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है, बहुत लंबा नहीं होगा, सारी बातें कवर कर लूंगा और तुम बुद्धि लगा के सुन लेना मुझे। देखो समझो, पहले जब हम बात करेंगे देखो स्टैम्प ड्यूटी की, तो अपने आप एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ना जब यहां पर एसेट्स में बात करेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर की, इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर की, और ये बात तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया भैया कि ट्रांसफर कंपनी का कॉन्सेप्ट यहां हम समझ चुके होंगे कि भैया ट्रांसफर कंपनी अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज ट्रांसफर कर देगी ट्रांसफरी कंपनी को, मतलब अमलगमेटिंग कंपनी अमलगमेटेड कंपनी को ट्रांसफर कर देगी। ऑलराइट सर, अब क्या होने वाला, ध्यान सुनना, अगर उसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी तो भैया हाई स्टैम्प ड्यूटी लगती है। और हाई स्टैम्प ड्यूटी का मतलब कि भैया, हाई स्टैम्प ड्यूटी का मतलब कि बहुत ही ध्यान से देखा जाए, ताकि ना कॉस्ट ऑफ अमलगमेशन और मर्जर हमारी कैसे तैसे कम आनी चाहिए ना, यही तो कंसर्न है। तो अब जैसे ही बात आता है कि सर हाई कॉस्ट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी, जी हाँ, हाई कॉस्ट ऑफ अमलगमेशन को बचाने के लिए कम से कम ये तो देखा जाए कि कहां पर स्टैम्प ड्यूटी कम लगे। और स्टैम्प ड्यूटी जो है वो क्या है? सब्जेक्टिव मैटर कहां का है? स्टेट सब्जेक्ट मैटर, स्टेट सब्जेक्ट मैटर। ये सर सब्जेक्ट मैटर है, स्टेट सब्जेक्ट मैटर, जी हाँ। आपने सुना ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ध्यान सुना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आप लोगों ने पढ़ा होगा शेड्यूल 7। कौन सा? शेड्यूल 7, बोलो ना, शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट होंगी, याद करो एग्जीक्यूटिव की क्लास अपनी, जिसमें लिस्ट होती है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। लिस्ट फर्स्ट बात करती है यूनियन लिस्ट, लिस्ट सेकंड बात करती है स्टेट, और थर्ड कॉन्करेंट। ध्यान से सुनते जाओ, फटाफट से रिवाइज करवा रहा हूं एक बार, ये बिना समझे आगे कहानी नहीं समझ में आएगी, जल्दी सुनो। तो शेड्यूल 7 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 3 लिस्ट आ गया। लिस्ट में लिखा क्या है भाई? लिस्ट में लिखे सब्जेक्ट मैटर्स। क्या लिखे हैं? सब्जेक्ट मैटर्स। क्या लिखे हैं लिस्टों में? सब्जेक्ट मैटर्स, सब्जेक्ट मैटर्स, सब्जेक्ट मैटर्स, ठीक है, सब्जेक्ट मैटर्स। उन सब्जेक्ट मैटर्स पे यूनियन लिस्ट के अंदर पार्लियामेंट के पास पावर है लॉज बनाने की। जो लिस्ट सेकंड है उसमें स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास पावर है लॉ फ्रेम करने की, जो मैटर्स लिखे हुए हैं। एंड कॉन्करेंट में दोनों के पास है, स्टेट पार्लियामेंट के पास भी है और स्टेट लेजिस्लेचर के पास भी है। साथ के साथ हम ये भी जानते हैं कि जो मैटर स्टेट, जी हाँ, यूनियन मतलब लिस्ट सेकंड में लिखा हुआ है, किसकी पावर है? लिस्ट सेकंड के अंदर स्टेट लेजिस्लेचर्स की। बट इन एक्सेप्शनल केसेस लाइक इमरजेंसी, ऐसे केसेस में यूनियन के पास पावर होती है कि वो स्टेट में, स्टेट लिस्ट मतलब लिस्ट सेकंड में जहां पर स्टेट लेजिस्लेचर्स की पावर है लॉज बनाने की, इमरजेंसी केसेस में पार्लियामेंट भी लॉज बना सकती है। बात पकड़ में आया? सिंपल सा है। कॉन्करेंट में दोनों के पास पावर है। सर यहां क्या लेना देना है? अरे बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत कुछ लेना देना है। स्टैम्प ड्यूटी इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टेट,
अब प्रॉब्लम क्या आएगा, जब एग्जीक्यूशन किया जाएगा डॉक्यूमेंट्स, ट्रांसफर डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया जाएगा, तो मैं तुम्हें बता दूं कंपनी इस बात का भी ध्यान रखती है कि या तो भाई सेक्शन 12 कंपनीज एक्ट जाकर एक्सरसाइज कर लो। सेक्शन 12 कंपनीज एक्ट 2013 क्या बोलता है, ट्रांसफर कर लो, रजिस्टर्ड ऑफिस को ट्रांसफर कर लो, एक जगह ट्रांसफर कर लो ताकि मर्जर अमलगमेशन अच्छे से हो जाए, सकुशल तरीके से। और ये भी देखती कंपनीज कि किस स्टेट में ना मर्जर अमलगमेशन पे कम लगने वाली है क्या स्टैंप ड्यूटी। लेकिन अब इसमें एक और प्रॉब्लम आ जाता है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। क्या होता है, सुनो, ऑफिस से तुम ट्रांसफर कर लोगे पर प्रॉपर्टी, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो तो स्टेट में ही सिचुएटेड रहती है। समझ रहे हो एक इंपॉर्टेंट बात। सो जब हम यहां पर स्टैंप ड्यूटी कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो पहले तो हमने देखा कि भाई इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड क्या है। अब इसके लिए 2-3 बातें और भी बोली गई हैं, जैसे आर्टिकल 265 के बारे में बात किया है। जैसे अभी आओ देखो यहां दिखाएं तुमको, ठीक है। आर्टिकल 265 क्या कहता है कि भाई 265 क्या कहता है कि देखो समझो, जो भी यहां पर टैक्स है, ठीक है, समझो, या कोई भी किसी तरह का कलेक्शन है, कहां से, इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, वो सिर्फ और सिर्फ याद रखिएगा अथॉरिटी ऑफ लॉ के थ्रू ही लिया सकता है। देखो समझो, आर्टिकल 265 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स लेवी और कलेक्शन ऑफ टैक्स एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटीज ऑफ लॉ। मतलब जिसको अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के थ्रू ही, वही सिर्फ यहां पर टैक्स कलेक्ट कर सकता है। मुगलों का साम्राज्य गया कि भैया लाओ, है ना, वसूली करेंगे तुमसे, ऐसा नहीं है। ये बात बहुत सिंपल सी है। ये क्यों बताई गई, क्योंकि अगर स्टैंप ड्यूटी की हम बात कर रहे हैं, मतलब टैक्सेशन की एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो जो अथॉरिटी ऑफ लॉ है, जैसे अभी मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया कि स्टेट, अगर आप मान लीजिएगा ट्रांसफर करेंगे डॉक्यूमेंट्स इन टर्म्स ऑफ मर्जर एंड अमलगमेशन, देन क्या होगा, स्टैंप ड्यूटी अटैक होगा, स्टेट उस पर टैक्स ले सकता है। बात पकड़ में आ रहा है, ले सकता है, क्या लेगा ही। अच्छा, ये सब्जेक्ट मैटर स्टेट है तो भाई ऑफ कोर्स स्टेट विल डिसाइड कि भाई हमको स्टैंप ड्यूटी लगानी है, ये स्टेट की भी मर्जी हो गया। अब यहाँ पे ना आर्टिकल 246 में शेड्यूल 7 जो लिस्ट की बात मैंने आपसे अभी करी है, लिस्ट फॉर यूनियन लिस्ट, सेकंड फॉर स्टेट लिस्ट एंड थर्ड फॉर कॉन्करेंट लिस्ट, ये मैंने अभी डिस्कस कर लिया आपसे। दूसरा आर्टिकल 372 के अंदर एक मजे की बात है, ध्यान सुनो। कहता है जो भी लॉज, समझो ना, जो भी लॉज इंडिपेंडेंस से पहले, मतलब अगर हम कहें कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से पहले जो थे, वो लॉस कंटिन्यू रहेंगे अनलेस अंटिल उन्हें रिपील्ड, अमेंड या कैंसल्ड ना कर दिया जाए। और इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 कंटिन्यू है, तो उसके ही प्रोविजंस को यहां कंसीडर किया जाएगा। जैसे आर्टिकल 372, ऑल लॉज इन फ्रॉड्स इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यू टू बी इन द फोर्स अंटिल अल्टर्ड, रिपील्ड और अमेंडेड बाय द कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर्स। जैसे मान लीजिएगा अगर स्टेट लिस्ट में, हम लोग जानते हैं स्टेट लिस्ट में सेकंड, ठीक है, इसके अंदर स्टेट लेजिस्लेचर कौन हुआ, कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर, वो उसमें अमेंडमेंट कर सकता है, अल्टर कर सकता है। बात पकड़ में आ रहा है। कहता है अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अकॉर्डिंग द इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 इज कंटिन्यूइंग टू दिस एक्सटेंट। अब मान लीजिएगा जब हम मर्जर अमलगमेशन में बात करेंगे किसका, स्टैम्प ड्यूटी का, तो हम उसके लिए इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 को देखेंगे। लेकिन ध्यान सुनना, अभी क्या होगा ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आएगा, जब हम स्टैम्प ड्यूटी लगा रहे हैं तो भाई किस पे लगाएंगे, इंस्ट्रूमेंट समझ रहे हैं ना, मतलब डॉक्यूमेंट यार, डॉक्यूमेंट ऑफ ट्रांसफर, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर, कन्विंस, ठीक है, अलग अलग फॉर्म में भी समझाएंगे इसको। सो ये ध्यान से देखा जाएगा कि जो स्टैम्प ड्यूटी लगाई जा रही है इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर पर, वो इंस्ट्रूमेंट है क्या। जैसे एक झगड़ा चला कि पहले ना कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर मर्जर एंड अमलगमेशन के लिए आपको अप्रूवल या सैंक्शन लेना पड़ता था हाई कोर्ट से। किससे, हाई कोर्ट से। फिर हाई कोर्ट का जो ऑर्डर होता था वो क्या कर रहा है, स्कीम ऑफ मर्जर अमलगमेशन को अप्रूव कर रहा है। तो हाई कोर्ट के ऑर्डर पर, हाई कोर्ट का ऑर्डर, क्योंकि आपको उसको रजिस्टर करवाना पड़ता था विद आरओसी, क्या कह रहे हैं, रजिस्टर कराना पड़ता था विद द आरओसी। और क्योंकि यही जो ऑर्डर था, इसी ऑर्डर से ट्रांसफर एग्जीक्यूट किया जा रहा है, तो इसी से ही जो ऑर्डर होता था इसी पर ही स्टैंप ड्यूटी पे किया जाता था। अभी हम लोग बोलेगा मर्जर अमलगमेशन का स्कीम जो अप्रूव होती है कौन करता है, एनसीएलटी। तो मैं अगर सीधा ही कंक्लूड कर दूं, आपको ज्यादा घुमा फिरा कर बात करने के, जी एनसीएलटी का जो ऑर्डर है वो है इंस्ट्रूमेंट रीड होगा। क्यों होगा उसके डेफिनेशन में दूंगा अभी, और उस पर स्टैम्प ड्यूटी लगेगा।
अब तुम्हें घुमा फिरा के बोलने के बाद मैंने पहले सीधी बात बोली है, अब घुमाऊंगा फिराऊंगा नहीं, टेक्निकल पॉइंट पे भी लेकर आऊंगा ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे। तो मैंने अभी तक सिर्फ आपसे इतना कहा कि भैया स्टैम्प ड्यूटी अपना में इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बिकॉज अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है तो ऑफकोर्स हाई स्टैम्प ड्यूटी अट्रैक्ट होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड अगर देखें तो आर्टिकल मेरे साथ बोल लेना भाई, आर्टिकल 265 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया ये कहता है कि प्रोहिबिट्स करता है लेवी और कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, लेकिन कौन ले सकता है इसको? भैया अथॉरिटी ऑफ लॉ इसके थ्रू ले सकता है, जैसे अभी हमने स्टैम्प पे बात करी। आर्टिकल 246 के अंदर हमने बात किया डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट लिस्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ लिस्ट अंडर शेड्यूल 7, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्टिनेंटल लिस्ट। फिर हमने आर्टिकल 372 की बात करी। 372 साफ साफ कह दिया भैया कि बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो भी लॉज एग्जिस्ट कर रहे थे वो कंटिन्यू रहेंगे अनलेस अंटिल उन्हें अल्टर, रिपील या अमेंड कर दिया जाए। और इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 कंटिन्यू है, याद रखेंगे। अमेंडमेंट हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कर सकता है। कौन कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर है यहाँ पर? क्लियर काम। नाउ लिस्ट 1 एंट्री नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, छोड़ मत देना। देखो सुनो, अब यहां पर पार्लियामेंट के पास पावर है। किसके पास? पार्लियामेंट के पास पावर है। वो क्या कहता है? रेट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, टैक्स, promissory notes, bill of lading, letter of credit, policies of insurance, transfer of shares, debentures, proxies and receipts। इस पर स्टैम्प ड्यूटी जो लगेगा उसका रेट जो होगा पार्लियामेंट डिसाइड करेगा, क्योंकि आइटम फॉल हो रहा है लिस्ट 1 में एंट्री नंबर 91। अब ये क्यों एग्जाम में याद रखना है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन दे दिया कि बिल ऑफ एक्सचेंज की बात हो रही है या चेक की बात हो रही है, इंश्योरेंस पॉलिसी की बात हो रही है, प्रॉक्सी रिसिप्ट की बात हो रही है, प्रॉक्सी रिसिप्ट की बात हो रही है, या अगर बात करें ट्रांसफर ऑफ शेयर्स की बात हो रही है, तो इस पे जो रेट्स हैं जो पार्लियामेंट ने बताई है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताई हुई हैं, वो हम कंसीडर करेंगे। वहीं लिस्ट सेकंड में एंट्री नंबर 63 जहां पर बात कर रहे हैं किसका? स्टेट लेजिस्लेचर्स। स्टैम्प ड्यूटी इन रेस्पेक्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स अदर देन दोस स्पेसिफाइड इन द लिस्ट फर्स्ट, मतलब इनको हटाकर विद रिगार्ड टू द स्टेट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी। मतलब अगर देखा जाए तो लिस्ट इसके केस में क्या ब्रॉड है, क्योंकि लिस्ट फर्स्ट में एंट्री 91 ने तो स्पेसिफिकली बता दिया किस किस पर बिल ऑफ एक्सचेंज हो, चेक्स हो, बोलो ना यार एक बार, बिल ऑफ एक्सचेंज हो, चेक्स हो, प्रोमिसरी नोट्स है, बिल ऑफ लेंडिंग है, लेटर ऑफ क्रेडिट है। क्या क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज हो, चेक्स हो, बिल ऑफ लेंडिंग हो, लेटर ऑफ क्रेडिट हो, पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस हो, या ट्रांसफर ऑफ शेयर्स हो, डिबेंचर्स हो, या प्रॉक्सीज एंड रिसीट्स हैं। इस पर तो स्पेसिफिकली बोल दिया। इसके अलावा बोला कोई भी डॉक्यूमेंट अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन द लिस्ट फर्स्ट और एंट्री नंबर 91 उन सबको हटा दीजिएगा। उस पर उसके अलावा रेट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी कौन बताएगा? स्टेट। फिर कहता है लिस्ट थर्ड ऑफ एंट्री 44 कॉन्करेंट स्टैम्प ड्यूटी अदर देन ड्यूटीज फीस कलेक्टेड बाय मींस ऑफ जुडिशियल स्टैम्प। बोला इसको हटा के जुडिशियल स्टैम्प्स, जो बेसिकली डॉक्यूमेंट जो कोर्ट्स में एग्जीक्यूट किया जाता है उस पर जो स्टैम्प ड्यूटी दी जाती है, जिसे बोलते हैं जुडिशियल स्टैम्प, उसको हटाकर नॉट इंक्लूडिंग रेट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी। तो वो इंस्ट्रूमेंट जो बेसिकली कवर नहीं किए गए हैं जो किसमें लिस्ट फर्स्ट में और लिस्ट सेकंड में, वो हमारे कॉन्करेंट लिस्ट में आएगा। ठीक है सर, उन इंस्ट्रूमेंट छोड़ दीजिएगा जो उस पर जुडिशियल स्टैम्प जा रहा है। अच्छा सर ये भी क्लियर है। अब देखो यहां पर आओ, अंडर द प्रोविजन ऑफ कम्युनिटी 1956 इट हैज बीन डिसाइडेड दैट by sanctioning the amalgamation scheme, the property including the liabilities are transferred as provided in subsection 2 of section 94 पुराना 394 of पुराना वाला 1956 का। ऑलराइट, on that transfer instrument and stamp duty is levied। और ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ आपके लिए अलग से रखा, ध्यान सुनना। Therefore, it cannot be said that state legislation has no jurisdiction to levy such duty on an order of High Court sanctioning a scheme of compromise or arrangement under section 394 of Community 1956। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पर कोर्ट का ऑर्डर है उसे भी इंस्ट्रूमेंट माना गया है। ठीक है, और इसके लिए देखो यहाँ हो, इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन समझते हैं एक बार के लिए। कहता है अ डॉक्यूमेंट क्रिएटिंग और ट्रांसफरिंग अ राइट, अ डॉक्यूमेंट क्रिएटिंग और ट्रांसफरिंग अ राइट इन एन इंस्ट्रूमेंट। जो हाई कोर्ट यहां पर जैसे कंपनीज एक्ट 1956 के लिए अगर सेक्शन 394 को रीड करेंगे और मर्जर एंड अमलगमेशन की स्कीम को अप्रूव किया जा रहा बाय द हाई कोर्ट, इन दैट केस वो डॉक्यूमेंट जो है, वो जो ऑर्डर है, वो क्या कर रहा है? वो डॉक्यूमेंट क्या कर रहा है? क्रिएट कर रहा है और ट्रांसफरिंग अ राइट इन एन इंस्ट्रूमेंट, एन ऑर्डर इफेक्चुएटिंग द ट्रांसफर इज आल्सो डॉक्यूमेंट। फिर एक और बोला, एन ऑर्डर इफेक्चुएटिंग द ट्रांसफर इज आल्सो डॉक्यूमेंट एंड इट लायबल टू द स्टैम्प ड्यूटी। क्लियर हो रहा है? बात पकड़ में आ रहा है? चलो आओ अभी वापस ऊपर आओ।
तुम कॉन्सेप्ट को समझो यार। देखो अब यहाँ पर आ जाए स्टैम्प ड्यूटी पेबल ऑन ए ट्रिब्यूनल ऑर्डर सैंक्शन अमलगमेशन, इसके लिए कुछ अलग अलग इन्होंने केस लॉज दे रखे हैं, कुछ नहीं है, तुम ध्यान से देखो, बड़ा इजी से टॉपिक है ये, कैजुअली मत ले लेना, इजी का मतलब अच्छा है, मजेदार है। सेक्शन 232 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कहता है, जो कि कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन हुई 394, जो बात करता है मर्जर अमलगमेशन स्कीम की अप्रूवल की। देखो, for understanding the payment of stamp duty on tribunal order sanction amalgamation, it is necessary to take reference of judicial pronouncement under Companies Act 96, which is as under। जैसे एक ट्रांजेक्शन पकड़ेंगे और उस पर पोस्टमार्टम करेंगे, आओ ध्यान से सुनते जाओ। कहता है इन अमलगमेशन the undertaking comprises property, assets, liabilities of one of the more companies, that is amalgamating company or transfer company, are absorbed by the transferee company and transfer company merges into or integrates with the transferee company and the former loses entity and is dissolved। मतलब transfer company without order of winding up dissolve हो जाएगी। तो पहला हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। पहला हमने देखा कि एक्टिविटी क्या है, जो भी यहाँ पर ट्रांसफर अर्थात अमलगमेटिंग कंपनी की एसेट्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, लायबिलिटीज हैं, वो क्या हो रही हैं, एब्जॉर्ब हो रही हैं बाय अदर कंपनी। बोला ठीक है, मतलब ट्रांजैक्शन देखो। फिर दूसरी बात कहता है ट्रांसफर एंड वेस्टिंग ऑफ ट्रांसफरर कंपनी प्रॉपर्टी एसेट्स इनटू ट्रांसफरिंग कंपनी टेक प्लेस बाय वर्च्यू ऑफ द हाई कोर्ट ऑर्डर। अब ये जो ट्रांजैक्शन अप्रूव हो रहा है, क्या जो भी एसेट्स ट्रांसफर हो रही हैं, प्रॉपर्टीज हो रही हैं, राइट्स ट्रांसफर हो रहे हैं, यहाँ पर वो जो जा रही हैं, याद रखिएगा वो कैसे जा रही हैं, बाय हाई कोर्ट ऑर्डर। ये 1956 के अकॉर्डिंग बता रहा है, ठीक है। Thus, vesting of property occurs on the strength of the order of the High Court sanctioning the scheme of amalgamation। और यहाँ पे अगर वेस्टिंग जो अधिकार, जो राइट मिल रहे हैं इन प्रॉपर्टी, वो राइट जो मिल रहे हैं कैसे मिल रहे हैं, हाई कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू। अब जो ये डॉक्यूमेंट है, यही तो डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन है कि डॉक्यूमेंट क्रिएटिंग, याद रखो बोल रहा है कि डॉक्यूमेंट क्रिएटिंग, जो तुम्हें नीचे पढ़ा है अभी, हाईलाइट कर लेना भाई इसको, चाहे डॉक्यूमेंट क्रिएटिंग और ट्रांसफरिंग राइट इन इंस्ट्रूमेंट। बात पकड़ में आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे उसने कहा इसी डॉक्यूमेंट के थ्रू तो क्या प्रॉपर्टीज और जो एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज और एसेट्स हैं बेसिकली यही तो वेस्टिंग राइट उस ऑर्डर, हाई कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू वेस्ट हो रहा है, ठीक है सर। एंड विदाउट एनी फर्दर डॉक्यूमेंट डीड प्रॉपर्टी इंक्लूड्स एवरी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स और पावर ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन। फिर फर्दर कहता है फॉर द पर्पस ऑफ कन्वेइंग टू द ट्रांसफरी कंपनी द टाइटल टू द मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसफर कंपनी नेसेसरी रजिस्ट्रेशन इन द लैंड रिकॉर्ड्स इन द कंसर्न ऑफिस ऑफ द स्टेट इन विच द प्रॉपर्टी सिचुएटेड। अब ये इंपॉर्टेंट बात आती है, तुम देख रहे हो स्टेप एक स्टेप बाय स्टेप वाली सारी चीजें। पहले ट्रांसफर की बात करी उन्होंने, फिर बताया कि जो ट्रांसफर हो रहा है वो राइट जो वेस्ट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट। अब फिर दूसरी बात कहता है कि तीसरी बात कि ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसका रजिस्ट्रेशन हो, क्योंकि जो भी इमोरल प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व हो रही हैं इन द केस इन सच ट्रांसफर, वो तो भाई जो ऑफिस ऑफ द लोकल अथॉरिटीज इन स्टेट के अंदर उनके रिकॉर्ड्स में होना जरूरी है। तो उसके लिए कहता है नेसेसरी रजिस्ट्रेशन इन द लैंड रिकॉर्ड्स इन द कंसर्न ऑफिस ऑफ द स्टेट इन विच प्रॉपर्टी सिचुएटेड will be done on the basis of High Court order sanctioning the amalgamation. If any stamp duty is payable under the stamp act of the state in which the property is situated, it will be paid on the copy of the High Court order. It will be paid on the copy of the High Court order. अभी हम लोग कैसे करेंगे, NCLT का ऑर्डर पे, याद रहेगा, क्योंकि यही ऑर्डर का कॉपी ही का वो डॉक्यूमेंट है। अगेन आई एम टेलिंग यू विच क्रिएटिंग वर्ड यूज सम कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, क्रिएट कर रहा है राइट। An order of High Court under section 394 of previous wala is founded and based on the compromise or arrangement between two companies for transferring assets or liabilities of the transfer company to the transferee company, and that order is instrument under section 2 clause 1 of Bombay Stamp Act 1958, which includes every document by which the right or liability is transferred। बात पकड़ में आ रहा है। Now further, thus, an order of High Court sanctioning a scheme of amalgamation under Section 394 of Companies Act 1956 liable to stamp duty only those states where a state law provides। अब यहाँ ना ये जो केस लॉ दे रखा है हिंदुस्तान लीवर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इसमें क्वेश्चन ये अराइज हो गया था कि भाई स्टेट को पावर नहीं है स्टैम्प ड्यूटी लेने की। अब मेरे हिसाब से तुम्हें मैंने इतना केस पढ़ा है, आई होप तुम सीधी बात समझ गए होगे। तो मैंने बताया कि स्टेट की पावर तो पता अच्छे से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर आर्टिकल लिस्ट सेकंड, ठीक है, जिसमें एंट्री नंबर 63 ये बात कह रहा है, ठीक है, साफ साफ। सो आई जस्ट सिंपली सजेस्ट, ये उनके लिए कह रहा हूँ जो ओपन बुक अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, यू नो व्हाट, उन्हें केस लॉज वाले स्टूडेंट्स को पढ़ना चाहिए।
मैंने कंक्लूजन सीधा ही बोल दिया है, और मैं आपको बता दूं लास्ट में कंक्लूजन यही निकल के आने वाला है, ठीक है। सो ऐसा नहीं कि पढ़ना है भाई, पढ़ना है एक बार। और कोई लगता है ना तुमको यहाँ पर किसी भी पैराग्राफ में से इसका मुझे टेक्निकल मीनिंग समझ में नहीं आया, NRK9 के व्हाट्सएप जो तुम्हारा फेवरेट प्लेटफॉर्म है, यहाँ तुम जम जम के क्वेश्चन पूछ रहे हो आजकल, वहीं पूछो, ठीक है। एंड डेफिनेटली आई विल आंसर टू योर क्वेरी विद इन 24 आवर्स, ठीक है। चलो आगे चलते हैं एक बार, अब समझते हैं। द कंपनी विल प्रोवाइड द कलेक्टर। अब क्या होगा भाई, आपको पता है ना, जो कलेक्टर ऑफ स्टैम्प है ना, उसको बोलेंगे सर प्लीज कैलकुलेट द ड्यूटी ऑफ स्टैम्प ड्यूटी, प्लीज रिमाइंड द स्टैम्प ड्यूटी। तो इसके लिए क्या होता है, वो आप जो इंस्ट्रूमेंट है, कहता है कंपनी विल प्रोवाइड टू द कलेक्टर ऑफ स्टैम्प एप्लीकेशन फॉर एडजुडिकेशन ऑफ हाई कोर्ट ऑर्डर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैम्प ड्यूटी पेबल। क्या कह रहा है कि सर आप प्लीज डिटरमाइन कीजिएगा कि मुझे हाई कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग, हाई कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग मतलब क्योंकि हाई कोर्ट के ऑर्डर में ही प्रॉपर्टीज, एसेट्स, यहाँ पर जो ट्रांसफर किए लायबिलिटीज ट्रांसफर की जा रही बेसिकली, उसके बारे में लिखा होगा, ठीक है। बात पकड़ में आ रहा है। अब जनरली क्या करते हैं इसके अंदर, समझना, कोई ग्रॉस एसेट्स पे नहीं भेजा जा रहा है, समझना, ग्रॉस एसेट्स पे नहीं वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। यूजुअली मेथड क्या होता है कि एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, ऑलराइट। इसके साथ साथ क्या होगा, जो आपका अमाउंट यहाँ आ रहा है, लायबिलिटी एसेस करने के बाद जो आपका अमाउंट आ रहा है, वो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या, नेट एसेट्स देखेंगे। और नेट एसेट्स का जो अमाउंट है यहाँ पर, उसके अगेंस्ट हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिएगा शेयर्स इशू कर रहे हैं जो भी वैल्यू के, ठीक है, प्लस कोई अदर कंसिडरेशन है, अदर कंसिडरेशन है, तो ये टोटल वैल्यू आपके सामने निकल के आ जाएगा। एक शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ भाई, ग्रॉस एसेट्स पे नहीं देख रहे हैं, कैसे देखेंगे, नेट एसेट्स के ऊपर। तो हमने नेट एसेट्स देखा और उसके अगेंस्ट हम लोग मान लीजिएगा शेयर्स है जो भी दिए जा रहे होंगे, अदर कंसिडरेशन दी जा रही होगी, वो वैल्यू जो आ जाएगी, ऑन द बेसिस ऑफ दैट क्या किया जाएगा, स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेट करेंगे। आओ, सो पहले क्या करें, स्टैम्प कलेक्टर को जी भेजेंगे जी एप्लीकेशन कि सर प्लीज एडजुडिकेट द amount of stamp duty, proof of market value of the equity shares of the transfer company, stock exchange quotation ले सकते हैं या फिर certificate from the stock exchanges as on the appointed date, all right sir, certificate from the approved valuer or valuation of the immovable property being transferred to the transferee company। वैल्यूअर जो है जो सर्टिफाइड अप्रूव यहाँ पर, अच्छा यहाँ मैं तुम्हें बता दूं, जनरली जो वही रजिस्टर्ड वैल्यूअर जो होता है ना, उसी से ही आपको सर्टिफिकेट लेना होगा वैल्यूएशन का, ठीक है। बहुत अभी तो वैल्यूएशन चैप्टर में बताई और ये बात अच्छे से, कोई क्या मत दो सर मेरी समझ में नहीं आई बात, ठीक है। किसी बच्चे को क्लास अगर नहीं मिल पा रहा हूँ, दिक्कत आ रहा हो, तो वो बिल्कुल है ना करेंगे, व्हाट्सएप भेजे, लिंक प्रोवाइड कर देंगे अलग से। चलिए बात पकड़ में आया, ठीक है। अब देखते हैं सर, नाउ कलेक्टर दे आफ्टर विल एडजुडिकेट ऑर्डर डिटरमाइन द स्टैम्प ड्यूटी, ऑलराइट, तभी इफेक्टिव होगा सब कुछ। ऑलराइट सर, नाउ the stamp duty will be paid in the manner prescribed under the stamp rules. The duty paid order will be registered with the sub-registrar of assurance where the lands of the building are located. Where the lands and buildings are located. समझ में आ रहा है, क्लियर है, ये आप जानते हो कि स्टैम्प ड्यूटी के अंदर। Now, कौन कौन से इंसिडेंसेस हैं, जी हाँ, जहां पर स्टैम्प ड्यूटी ट्रैक हो रहा है। जैसे देखो, स्टैम्प ड्यूटी इज लेविड ऑन इंस्ट्रूमेंट, सेक्शन 3 ऑफ बॉम्बे स्टैम्प एक्ट 1958 स्पेसिफाइज द फॉलोइंग एसेंशियल्स फॉर एवरी स्टैम्प ड्यूटी। जैसे देयर मस्ट बी एन इंस्ट्रूमेंट, सबसे पहली बात क्या होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट जैसे अभी हमारे एग्जांपल में हमने लिया, बॉम्बे हाई कोर्ट का ऑर्डर लिया था जैसे फॉर द पर्पस ऑफ मर्चेंट अमलगमेशन स्कीम को अप्रूव करने के लिए, ठीक है। सो सबसे पहले कोई इंस्ट्रूमेंट होना। इंस्ट्रूमेंट कैसा होगा, इंस्ट्रूमेंट इज वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 मतलब जो फॉल होता हो किस कैटेगरी में, जिसपे स्टैम्प ड्यूटी चार्ज होगी। अब ये बॉम्बे स्टैम्प एक्ट के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, ठीक है। सर इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूशन जरूरी है, विदाउट एग्जीक्यूशन स्टैम्प थोड़ा ड्यूटी चार्ज कर लोगे। स्टैम्प ड्यूटी कब होगा, एग्जीक्यूशन, जब बोथ पार्टीज एक अपनी कंसर्न देंगी बाय साइनिंग द इंस्ट्रूमेंट। एंड सच इंस्ट्रूमेंट हैव ईदर नॉट बीइंग प्रीवियसली एग्जीक्यूटेड बाय एनी पर्सन द स्टेट, पहले एग्जीक्यूट ना किया गया इन द स्टेट, और हैव बीन एग्जीक्यूटेड आउटसाइड द स्टेट, और अगर हुआ हो तो कहाँ, आउटसाइड द स्टेट, रिलेट्स टू एनी प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन द स्टेट। लेकिन अगर मान लो हुआ भी हो तो कहां पर हुआ है, इंपॉर्टेंट देखो, पहली बात, पहले प्रीवियसली वो एग्जीक्यूटेड नहीं हुआ हो। दूसरी बात क्या कह रहा है, अगर एग्जीक्यूट हुआ हो तो आउटसाइड द स्टेट हुआ हो, लेकिन जिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को आपने एग्जीक्यूट आउटसाइड किया, जैसे आपने सुना भी होगा ना, कोई इंस्ट्रूमेंट है पर्टिकुलरली जो आउट ऑफ इंडिया एग्जीक्यूट हुआ है, बट अगर वो इंस्ट्रूमेंट विद इन अ पीरियड ऑफ 4 मंथ्स आपको अगर इंडिया में आपको अगर उसको रजिस्टर्ड कराना पड़ता है, समझो, मतलब स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ता है और रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। सेम यहाँ पे भी कह रहे हैं, अगर आउटसाइड द स्टेट वो अगर एग्जीक्यूट हुआ है और जो यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज है वो कहाँ सिचुएटेड है, उस स्टेट के अंदर, तो वो फुलफिल कर रहा है क्या, लेवी ऑफ स्टैम्प ड्यूटी। स्टेट इन स्टेट और एनी मैटर थिंग डन और टू बी डन इन द स्टेट इज रिसीव्ड इन द स्टेट,
तो पहला there must be an instrument. Instrument is one which is specified in the schedule first, and it must be executed, and either it has not been executed previously, or if it has been executed previously but not in the state, but the property is situated in the state and it has been received in the state, तभी ये लगेगा। इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करें, छोटी सी बात है लेकिन सीख लो फटाफट से। इंस्ट्रूमेंट बॉम्बे एक्ट कहता है इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड्स एवरी डॉक्यूमेंट बाय विच एनी राइट liability is or purpose to be created, transferred, limited, extended, extinguished और recorded। ये सब है ना, सारे के सारे अपना आप में एक खतरनाक इंटरप्रिटेशन रखते हैं। चलो थोड़ा सुन लेते हैं फटाफट से, ठीक है। देखो ECBL और जो लोगों ने पहले अगर एग्जीक्यूटिव ओल्ड सिलेबस से थे उन लोगों को याद होगा इन सब की पोस्टमार्टम की जाती है। पोस्टमार्टम की जाती है मतलब समझा जाता है। डॉक्यूमेंट्स पर्पस टू बी क्रिएटेड, पर्पस का मतलब समझना रिलेट्स टू कोई चीज, मतलब एक डॉक्यूमेंट जो एग्जीक्यूट किया जा रहा है, ठीक है, वो क्या कह रहा है, रिलेट्स टू क्रिएट, राइट क्रिएशन हो रही है, राइट क्रिएशन हो रही है। जैसे ट्रांसफर एंड ट्रांसमिट अभी हम लोग देखा अमलगमेशन के अंदर क्या हो रहा है, क्रिएशन ऑफ राइट या ऑफ कोर्स लायबिलिटी। जैसे सिर्फ ये थोड़ी ना है कि आपको सुनो ध्यान से, प्रॉपर्टी के तो राइट में लगा, लायबिलिटी कौन लेगा साथ में, वो भी तो राइट होगा, वो भी तो ड्यूटीज हैं। सो क्रिएशन, ट्रांसफर्ड, लिमिटेड, एक्सटेंडेड, एक्सटिंग्विश्ड, एक्सटिंग्विश्ड भी है, रिकॉर्डेड। जैसे एक डॉक्यूमेंट जब आप एग्जीक्यूट कर रहे हो मर्जर एंड अमलगमेशन में, ध्यान सुनना, ट्रांसफरर कंपनी जब ट्रांसफर कर रही है अपनी एसेट्स को, तो उसका राइट क्या हो रहा है, एक्सटिंग्विश्ड उस एसेट्स पे, और दूसरे का ट्रांसफर कंपनी का राइट क्या हो रहा है, क्रिएट। बात पकड़ में आ रहा है ना, ट्रांसफर कर दिया तो मेरा राइट तो एक्सटिंग्विश हो गया, और जिसको मैंने ट्रांसफर किया उसका राइट क्रिएट हुआ। और रिकॉर्डेड बट डज नॉट इंक्लूड बिल ऑफ एक्सचेंज, टैक्स, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ लेंडिंग, लेटर ऑफ क्रेडिट, पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस, ट्रांसफर ऑफ शेयर, डिबेंचर, प्रॉक्सी एंड रिसिप्ट्स। ये हम लोग पहले जानता है, ये लोग अलग किया हुआ है, ठीक है। एन अवार्ड, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, एन अवार्ड इज एन इंस्ट्रूमेंट विद द मीनिंग ऑफ स्टैम्प ड्यूटी and same is required to be stamped as decided in the case law of Hindustan Lever Steel Limited versus Dilip Constructions Company। ये बॉक्स में छुपे है ना, ये क्वेश्चन बन के आता है केस लॉस के लिए, ध्यान से रखना। The scheme of amalgamation sanctioned by the court would be an instrument within the meaning of section 2 clause 1 whereby the properties are transferred from the transfer company to transferring company and based on the comprise arrive at a between two companies. Its state legislature would have the jurisdiction to levy the stamp duty under entry 44 concurrent list की बात कर रहा हूँ, and list second of the schedule of the constitution and order of the court sanctioning the scheme of amalgamation case of Hindustan Lever State of Maharashtra। ये क्वेश्चन आ सकती है, रखिएगा, इसके रेफरेंस से क्या आइएगा। All right sir, order of the court under section 394 a transfer। जी हाँ, ये सेम वही बात आने वाली है। अगर आपने कन्वेंस पढ़ा हुआ ड्राफ्टिंग के अंदर, वही सेम बात कर रहा है। क्या कन्वेंस इंक्लूड्स, क्या सेल, स्केल ऑन कन्वेंस, एवरी इंस्ट्रूमेंट, एवरी डिक्री और फाइनल ऑर्डर ऑफ द सिविल कोर्ट, एवरी ऑर्डर मेड इन द हाई कोर्ट सेक्शन 394। आज का डेट में अगर 234 की बात करेंगे हम लोग, ठीक है, अगर एनसीएलटी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो। ऑलराइट सर, अभी एक मिनट रुक जाओ। अरे वही तो बात कर रहे हैं ऊपर, अभी ये तो समझाया आपको। सेम रिपीट है। चलिए आगे देखते हैं। ये जो हाईलाइट किया हुआ है ना आपके लिए, ये कुछ वो जोन्स हैं जहां पर आपको अलर्ट होना है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म टू अ लिमिटेड कंपनी on a conversion was held to be treated as a conveyance and hence chargeable to stamp duty irrespective of the fact that the partners of the firm were the shareholders of the company। जागो, आंख खोलो, सुनो ध्यान से, इसको यहाँ पे मार्क करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केस लॉ के लिए क्वेश्चन आ सकता है, पक्के से आ सकता है, ध्यान सुना है, पक्का आ सकता है, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे, 100% बोल रहा हूँ। क्या कह रहे हैं, एक पार्टनरशिप फर्म थी, इन्होंने कन्वर्जन कर लिया लिमिटेड कंपनी, बोला ठीक है, एसेट्स वेसेट्स ट्रांसफर कर दिया, और जो पार्टनर लोग है वो बन गया शेयर होल्डर लोग। अब वो बोल रहा है सुनो ऐसा है, काहे का स्टैम्प ड्यूटी हमारा ही तो है। बोले कहां से हमारा है भाई, कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी भूल गए क्या? समझ में आ रहा है? देखो, इररिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट दैट द पार्टनर्स ऑफ द फर्म वर शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, नहीं जी वही चलेगा, ठीक है। आओ अब देखो यहाँ पे कन्विंस की डेफिनेशन कहता है सेक्शन 2 क्लॉज जी ऑफ बॉम्बे एक्ट 1958, कन्विंस इंक्लूड्स कन्विंस ऑन सेल एवरी इंस्ट्रूमेंट एवरी डिक्री और फाइनल ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट। ये इसलिए पढ़ा रहा था क्योंकि एक बार ये भी नॉलेज में आ जाएगी कन्विंस क्यों, ठीक है।
every order made by the High Court under section of 394 of previous Companies Act 1946, by which property, whether movable, immovable, or any state or interest in the property is transferred to or vested in any other person between inter vivos, मतलब between living person, जिंदा होने चाहिए भाई, which is not otherwise specially provided for schedule first. ठीक है, अब क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि सर इसका मतलब इंटरव्यूज का मतलब बिटवीन लिविंग पर्सन हो गया ना, तो कंपनीज पे थोड़ा ना अप्लाई लगेगा, नहीं होगा अप्लाई, समझो ये डेफिनेशन को एक्सटेंड किया थोड़ा और, मतलब इसकी डेफिनेशन थोड़ी ब्रॉड है। वो कहता है कि अगर ट्रांसफर बिटवीन कंपनीज हो रहा है, कॉर्पोरेशन हो रहा है, whether they are registered or not, उसको भी कवर किया गया है। नहीं तो माइंड में क्या आएगा, बिटवीन द इंटरव्यू, बिटवीन द लिविंग पर्सन ही अगर ट्रांसफर हो रहा है तो ही तो सर उस पर स्टैंप ड्यूटी लगेगा। बोला नहीं नहीं, आप खोलो आगे की बात और सुनो। देखो जैसे लैंडमार्क डिसीजन ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट इन, ये इंपॉर्टेंट है वैसे ना, इसलिए बोल रहा हूँ, तुम ध्यान रखना इस बात का, छोड़ मत देना भाई। आओ, that has serious implication for merger covered not just by the Bombay Stamp Act 1958 but also merger covered by the acts of other states. The major conclusion of the court, an amalgamation under an order of under 394 is an instrument under the Bombay Stamp Act 1958. State are well within the jurisdiction when they have stamp duty on the instrument of amalgamation. बोलो ठीक है, state लेगा, ये तो है ही, हमने डिस्कस किया। Stamp duty would be levied not on the gross assets transferred but on the undertaking when the assets is ongoing concern basis, that is on the assets lies liabilities. The value of the for this purpose would thus be value of shares allotted. This decision has been accepted in the act and now stamp duty is leviable on the value of the shares allotted plus other consideration paid. अभी समझाए थे ना चीज, ये बात ध्यान रखना, ग्रॉस नेसेसिटीज की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर देख रहे हैं किसका, हम लोग देख रहे हैं नेट एसेट्स मतलब एसेट्स माइनस लायबिलिटी, एंड फाइनली हम देखेंगे जो वैल्यू यहाँ पे शेयर्स की है, जैसे हमने भी देखा कैसे मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स, ठीक है, ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटेड डेट पे मार्केट वैल्यू क्या था, एंड देन अगर अदर प्रॉपर्टीज की वैल्यूएशन की बात करेंगे तो उसके लिए क्या देखते हैं हम लोग, रजिस्टर्ड वैल्यूअर का सर्टिफिकेट, तभी तो कलेक्टर ऑफ स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेट करता है रे। ऑलराइट, Calcutta High Court in the Imami Biotech Limited, a court order sanctions scheme of amalgamation or demerger under section 391, previous act की बात कर रहे हैं 94, ठीक है, an instrument and conveyance within the meaning of stamp duty applicable to state of West Bengal and according to the subject matter of stamp duty. This is related to the scheme of sanction cost calculated. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। Stamp duty on other documents, usually a merger, several other documents, agreements, indemnity bonds, etc. are executed depending on the facts of the each case, the requirements of the parties. Stamp duty would also be levied as per the nature of the instrument and it is contents है, अभी तो हमने बात कर लिया, nature of instrument, एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हुआ है, जो लगेगा, बात समझ, इंडेमनिटी बॉन्ड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, अट्रैक्ट करेगा, याद रहेगा, सिंपल सी बात है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन ये वाला आ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, अब दो ही इंपॉर्टेंट मैंने आपको स्पेसिफिकली यहाँ पे बोले अभी। ये कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना, ध्यान सुनो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा ये 3 ट्रांजैक्शन में से कोई सा भी एक ट्रांजैक्शन फुलफिल हो रहा है तो जाओ स्टैम्प ड्यूटी से अजम्पशन पाओ। वाओ सर, इट्स अ गुड स्कीम। हाँ, ध्यान सुनना, लेकिन क्या करें, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है, और स्टैम्प ड्यूटी क्या है, स्टैम्प ड्यूटी क्या है, स्टेट सब्जेक्ट मैटर, तो स्टेट का मर्जी है कि उस अजम्पशन के साथ बात सुने या ना सुने। सुनना ध्यान से आओ, देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज exempted the payment of stamp duty on instrument evidencing the transfer of property between companies limited by shares under Indian Companies Act 1913। बोला ठीक है सर, सर क्यों सुने 1913? अरे भाई सुनो भाई, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कहा, क्योंकि कोई पर्टिकुलर अगर कोई डिसीजन जो लिया गया है वो रिपील नहीं किया गया है, कैंसिल नहीं किया गया है, तो कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। कह रहा where at least 90% of the issued share capital of the transferee company is in the beneficial ownership of the transferor company। क्या कह रहे हैं, अगर जो यहां पर 90% है इश्यूड शेयर कैपिटल किसकी, ट्रांसफरी कंपनी की, इन द बेनिफिशियल ओनरशिप ऑफ ट्रांसफरर कंपनी है, तब सेंट्रल गवर्नमेंट कहता है जी ऐश करो, जाओ जी लो अपनी जिंदगी, स्टैम्प ड्यूटी नहीं दे दी है। ध्यान सुनना, अच्छा ये बात पहले ही बोल दूं, 90% का क्राइटेरिया है, वही कह रहा वेयर ट्रांसफर टेक प्लेस बिटवीन अ पेरेंट कंपनी एंड सब्सिडरी, उसमें वन ऑफ विच इज द बेनिफिशियल ओनर ऑफ नॉट लेस देन 90% ऑफ द इश्यूड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। क्राइटेरिया 90 का ही है, ठीक है। बस तुम रिलेशनशिप देख रहे हो, पहले क्या बोला, 90% ट्रांसफर एंड ट्रांसफरी कंपनी, जिसमें हम लोग को बोला बेनिफिशियल ओनरशिप जो है कितना बोल रहे हैं, 90%।
फिर दूसरे में क्या है, पेरेंट और सब्सिडरी, उसमें बेनिफिशियल ओनरशिप कितनी है, 90% ऑफ इश्यूड शेयर कैपिटल। थर्ड क्या कह रहा है, देखो वेयर ट्रांसफर टेक प्लेस बिटवीन टू सब्सिडरी कंपनीज ईच ऑफ विच हैविंग नॉट लेस देन 90% ऑफ द शेयर कैपिटल इन द बेनिफिशियल ओनरशिप ऑफ अ कॉमन पेरेंट कंपनी। कंपनी ए की ही कंपनी बी और कंपनी सी सब्सिडरी हैं, तो ये दोनों ही किसकी हो गई, कॉमन हो गई, ए की, बी और सी। अरे यार, कंपनी ए हो गई पेरेंट कंपनी, इसकी सब्सिडरी हो गई बी और ये सी, तो ये तो बात पाया कॉमन। अब इसमें हम बोल रहे हैं क्या, दोनों के अंदर बेनिफिशियल ओनरशिप जो होगी चाहिए वो कितनी, 90%। यहां पर याद रखना, देखो क्या कह रहा है, नॉट लेस देन 90% ऑफ द शेयर कैपिटल इन द बेनिफिशियल ओनरशिप, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट इन ईच केस सर्टिफिकेट टू बी ऑब्टेन। अब इस पे इतना ही सफिशिएंट नहीं है, आपको ना लोकल अथॉरिटीज जो यहाँ पे अपॉइंट की गई हैं उससे परमिशन लेके आना, मतलब सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा कि ऊपर में से तीनों में से कोई एक क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। Provide that in each case certificate is obtained by the parties from the officer appointed in this behalf by the local government concerned that condition above prescribed are fulfilled। ठीक है, बोलो सो ठीक है। देखो ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ भी रखा था अलग से। Therefore, if property is transferred by way of order of the High Court in respect of a scheme of merger, arrangement, amalgamation between companies which fulfill any of the above mentioned three conditions, any one, याद रखना, any of the above, then no stamp duty would be levied provided a certificate certifying the relationship between the companies obtained from the officer appointed in this behalf by the local government। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जनरली ऑफिसर्स दिस रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, यहाँ पे किसको बोल रहे हैं, आरओसी को जी अपॉइंट किया हुआ है। ठीक है, अब ध्यान सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अ सर्कुलर वाज इशूड इन ईयर 1937 व्हिच एग्जाम्पशन वाज ग्रांटेड ऑन द पेमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी व्हेन देयर इज एन अमलगमेशन ऑफ मर्जर बिटवीन होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी। दिल्ली हाई कोर्ट ने भैया इस बात को जजमेंट भी माना, लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट यहाँ पर फिर आती है, ये इंपॉर्टेंट बात है खास। However, stamp duty being a state subject, the above would only be applicable in those states where the state government follows the above stated notification of the central government. Otherwise, stamp duty would be applicable in respect of the relationship mentioned in the said notification। अब मैं बता दूं, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आपको क्या ध्यान रखना है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन ये आता है तो आप पहले ये प्रोविजन ही बताएंगे, ठीक है, और साथ के साथ में ये बात भी लिखेंगे अगर कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है। जैसे मान लीजिएगा आपको थोड़ा घुमा फिरा के दे दिया, एज्यूम कीजिएगा कि जो यहाँ मर्जर एंड अमलगमेशन हो रहा है वहां पर एक कंपनी है, मान लीजिएगा जिस कंपनी जैसे ट्रांसफर कंपनी, उसकी प्रॉपर्टीज जो है मान लीजिएगा एग्जाम्पल के लिए यूपी है ना स्टेट में है सिचुएटेड है। इमोवल प्रॉपर्टीज कहाँ सिचुएटेड है, यूपी में इमोवल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब मान लीजिएगा ये जो आपसे पूछा जा रहा है कि आपने देखा कि पेरेंट कंपनी और उसकी सब्सिडरी कंपनी के अंदर जो इश्यूड शेयर कैपिटल का है बेनिफिशियल ओनरशिप 90% होल्ड कर रखी है। ऑलराइट सर, अब ऐसे केसेस के अंदर एक बात का ध्यान रखिएगा कि क्या एजम्पशन मिल जाएगा। तो पहली बात तो ये है कि जैसे हम पहले प्रोविजन प्रोवाइड करेंगे और साथ के साथ बताएंगे जो लोकल अथॉरिटी गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया हुआ है, जैसे आरओसी को अपॉइंट किया हुआ है, उससे सर्टिफिकेट लेकर आएंगे कि तीनों में से कोई भी एक कंडीशन पूरी हो रही हो। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। अब जब एनसीएलटी इसको अप्रूव कर रहा होगा तो याद रखिएगा स्टैम्प ड्यूटी याद रखिए, क्योंकि एनसीएलटी के ऑर्डर के ऊपर दी जाएगी, ठीक है, जो अप्रूव कर देंगे इसके प्रोवाइडेड। अब यूपी स्टेट, जी हाँ, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के इस नोटिफिकेशन साथ में फॉलो कर रही है, ठीक है, ओनली इन दैट केस एग्जाम्पशन है। अदरवाइज अगर नहीं कर रही है तो फिर स्टैम्प ड्यूटी एज इट इज एप्लीकेबल होगी। तो आप एग्जाम में अपने लिख कर आएंगे, अगर कोई स्पेसिफिकली इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है तो आप ये मेंशन करेंगे इसमें अंदर फर्दर कि भैया इट्स अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैम्प ड्यूटी इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ द स्टेट एंड इफ एनी स्टेट फॉलोज द नोटिफिकेशन एज इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन 1937, ठीक है, आप चाहें तो डेट ईयर लिख सकते हैं। ओनली इन दैट केस पेमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी इज एग्जाम्प्टेड, अदरवाइज स्टैम्प ड्यूटी विल बी पेबल एज नॉर्मली, जो भी है वो दिया जाएगा। इज इट क्लियर? आई होप कोई डाउट नहीं होगा इस पे। सो ये हमारा स्टैम्प ड्यूटी वाला एस्पेक्ट तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और मेरा बच्चा लोग इसका रिवाइज अच्छे से करना, कोई डाउट रहता है यार तो मैं हूं, आपको चिंता ना करो, मैं आपके एग्जाम तक हूं और हाल में रहूंगा, ठीक है। सो टेस्ट मिस मत करना और अपने क्लासेस कंटिन्यू अटेंड करना। गुड बाय, टेक केयर।